नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। ट्रेड डील पर विपक्ष के सवालों का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब। कहा, डील में संवेदनशील क्षेत्रों के हितों का रखा ख्याल। पीयूष गोयल के बयान पर विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। बाजार निचले स्तर से सुधर कर बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। तेल गैस एनर्जी पीएसयू शेयरों में खरीदारी। अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के नए एआई चैलेंज से आईटी शेयरों में हाहाकार। आईटी इंडेक्स में 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट। करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज 8% तक टूटे। टीसीएस का 70,000 करोड़ तो इन्फोसिस का करीब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप गिरा। वायदा के नियमों में फिलहाल बदलाव का नहीं है कोई विचार। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा, पर्याप्त है एफएनओ के मौजूदा नियम। कैश मार्केट और एसएलबीएम में वॉल्यूम बढ़ाने वाले कदम जल्द। बजट में डेटा सेंटर के लिए ऐलानों को लेकर वित्त मंत्रालय की सफाई। सूत्रों के मुताबिक डेटा सेंटर में टैक्स छूट के लिए 4 शर्तें होंगी जरूरी। विदेशी क्लाउड कंपनी का नोटिफाइड होना जरूरी। डेटा सेंटर को आईटी मंत्रालय की लेनी होगी मंजूरी। सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू में टकराव। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा, मेरा गद्दार दोस्त। जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू बोले, देश के दुश्मन। यूपी के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान। ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेलने की थी लत। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा सॉरी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए गुफा के एंट्री पॉइंट को धमाके से उड़ाया। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देश के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है, यह कहना है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। दोनों सदनों में आज पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बयान दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ जिस द्विपक्षीय ट्रेड डील को भारत अंतिम रूप दे रहा है, वह संवेदनशील कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक डील बताया। उन्होंने कहा कि भारत पर 18% का जो टैरिफ लगाया गया है, वो उसके कंपेटिटिव देशों के तुलना में कम है। इससे भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका में रिश्तों की डोर और मजबूत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी पर गोयल ने कहा कि भारतीयों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और विविधता की नीति पर ही सरकार चल रही है। इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी।
वहीं अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील होने से टेक्सटाइल सेक्टर की जान में जान आई है। भारत से कपड़ों के कुल निर्यात का 40% हिस्सा अमेरिका का था, जो टैरिफ के चलते रुक गया था। लेकिन अब एक्सपोर्टर्स कैसी तैयारी कर रहे हैं, देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। देश की कपड़ा मिलों में आपको ऐसी ही तैयारियां दिखेंगी। शिपमेंट भेजने के लिए पैकिंग और पार्सल तैयार हो रहे हैं। एक्सपोर्टर्स अब अमेरिका में डबल से भी ज्यादा एक्सपोर्ट की तैयारी में लगे हैं। उन्हें बस इंतजार है भारत यूएस के बीच ट्रेड डील के आधिकारिक नोटिफिकेशन का। हमारी सब तैयारियां हैं। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी इसमें खुशी जाहिर करते हैं कि ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। और हिंदुस्तान दूसरी जो कंट्री है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, उससे अच्छा एक्सपोर्ट कॉटन, बेडशीट्स, होम टेक्सटाइल का कर सकता है। मगर एक ही शर्त है कि जो ड्यूटी 25% जो एडिशनल ड्यूटी जो लगाई थी, उसका नोटिफिकेशन जितना जल्दी मिलेगा हमारे को कि भाई वो ड्यूटी हट चुकी है, तो हम लोग अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। साल 2024-25 में भारत से अमेरिका में कुल $10 बिलियन के आसपास का कपड़ा निर्यात हुआ था, जो टैरिफ के चलते आधा हो गया था। अब 3 साल में भारत से अमेरिका में डबल से भी ज्यादा निर्यात संभव है। जानकारों का कहना है कि क्वालिटी के ऊपर सरकार इंडस्ट्री को गाइड करे तो ये और आसान हो जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और चीन के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ है, लेकिन क्वालिटी सुधारना जरूरी है। दूसरे देशों के साथ हमें क्वालिटी में खड़ा रहना पड़ेगा। वियतनाम है, कोरिया है, तो हमें इसके साथ में अच्छी तरह से बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो ऐसे अभी तो टेक्सटाइल डाउन है, लेकिन इसका हमें फायदा मिलेगा। ये फायदा के लिए हमें अच्छी तरह से माल बनाए और सप्लाई करें और अच्छी तरह से एक्सपोर्ट करें, यही मेरी तमन्ना है। यूरोप के बाद अमेरिका में टेक्सटाइल निर्यात के अच्छे माहौल के चलते 2030 तक भारत से पूरी दुनिया में $100 अरब का कपड़ा निर्यात होने की उम्मीद मजबूत हुई है। अब अमेरिका और यूरोप में भारत का कपड़ा तेजी से निर्यात होगा, लेकिन समय आ गया है क्वालिटी पर फोकस करना। और अगर ऐसा है तभी हम दशकों तक दुनिया के मार्केट में लीडर बन पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको बता दें, आज संसद परिसर में नेता विपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल लोकसभा के निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी संसद परिसर की सीढ़ियों पर खड़े थे। तभी पास से रवनीत सिंह बिट्टू ने गुजरते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर संबोधित किया। इसके बाद बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के बगल से निकलते हुए बिट्टू ने कहा, देश के दुश्मन, आइए आपको दिखाते हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. देश के दुश्मन। राहुल गांधी से जुबानी नोकझोंक पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सामने आया है। बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी ने गद्दार कहकर मेरी ओर हाथ बढ़ाया, जैसे वो शहंशाह हो। बिट्टू ने कहा कि मैं शहीद का पोता हूं, मेरे परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना पीड़ा। और उसके बाद देखो, ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं, जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो, पर सिर पे पगड़ी है सरदार की। तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा, आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन के दौरान जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में लंबे समय से आतंकी मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
ऑपरेशन के दौरान एक गुफा में आतंकियों के छिपे होने का शक था, इसीलिए सुरक्षा बलों ने गुफा की एंट्री को धमाके से उड़ाकर अंदर छिपे आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान जुबैर और निकू के रूप में हुई है। जुबैर 2023 में पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारत आया था, जबकि निकू एक स्थानीय आतंकी था जो जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरी स्थिति का जायजा लिया है संवाददाता कोमल ने। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लंबे समय से पाकिस्तान से घुसपैठ कर जैश के कमांडर छिप रहे थे उधमपुर की पहाड़ियों पर, लेकिन आज उनको ढेर करने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि 23 जनवरी को उस्मान को मारा था। उस्मान ने कई लोगों की जानें यहां पर ली थी। 26 मार्च 2025 में एक एनकाउंटर में कठुआ में उन्होंने 4 पुलिस के जवानों को शहीद किया था और उसके बाद वो लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को और बता दें ज्वाइंट ऑपरेशन ये हुआ है, लेकिन किस तरीके से इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली है, हालांकि बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना सुरक्षा बलों को यहाँ करना पड़ता है, क्योंकि आतंकी अक्सर हथियारों के जखीरे के साथ हाइड आउट में छुप जाते हैं। हाइड आउट मतलब एक गुफा जो कि उन्होंने खुद बनाई होती है। घने जंगल होते हैं और 5 मीटर की दूरी पर भी आतंकी दिखते नहीं है, क्योंकि घने जंगलों की वजह से वो फायदा उठाते हैं छिपने का। हालांकि इतने सालों में वो 2023 में जुबैर नाम का आतंकी और उस्मान जो कि जैश का कमांडर है वो पाकिस्तान से घुसपैठ कर आया। यहाँ पर लोकल आतंकी मावी उनके संपर्क में आया और मावी के साथ मिलकर उन्होंने रैकी की। एक बड़े हमले को उन्होंने अंजाम देना था, हालांकि उसमें कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमारा कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर कई लोगों की जाने गई। हमारे जवान की अमजद जो कि पुंछ का रहने वाला था, उसको उस्मान ने सीधे सामने मुंह पे गोली मारी थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी मिली है। उन सभी जानों को, सभी शहीदों का बदला जो है वो सुरक्षा बलों ने आज लिया है। गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक कल देर रात 2 बजे तीनों बहनों ने कमरे को अंदर से बंद किया और फिर स्टूल रखकर एक-एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। तीनों की उम्र करीब 12, 14 और 16 साल थी। पिता के मुताबिक तीनों बेटियों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं। सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े। सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दे बस। दूसरा, अगर ये पता होती है कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। इसी पर पुलिस का कहना है कि अभी सीधे किसी ऐप का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन तीनों लड़कियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। अब एक नजर आज के बाजार पर। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही थोड़ी बढ़त लेकर बंद हुए। आज के बाजार का मूड बिगाड़ा आईटी इंडेक्स ने। आज आईटी इंडेक्स में साल की बड़ी इंट्राडे गिरावट रही है। कैसे रहा है बाजार में कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला। आप बात करें निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, तो आखिरी 1 घंटे में अच्छी तेजी, इनफैक्ट बढ़िया रिकवरी निफ्टी में रही। बैंक निफ्टी तो सुबह से देखे तो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन इंडेक्स को ड्रैग किया दरअसल आज आईटी स्टॉक्स ने। आईटी स्टॉक्स में जिस प्रकार की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, इनफैक्ट 4 साल की 19 मई 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में, जहाँ पर दिन के दौरान 6% से ज़्यादा की गिरावट रही। तो आईटी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, और आप कोई भी आईटी स्टॉक दिन के दौरान देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंट्री, सब के सब में भयंकर गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई। लेकिन खबरों के चलते एचएएल यहाँ पर देखें तो एक बड़े ऑर्डर से इसे बाहर कर दिया गया। इसी के चलते एक इम्पैक्ट और बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली। लगातार गिरावट के बाद जो ईएमएस स्पेस है, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी खरीदारी नजर आई। चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखें, डिक्सन टेक को देखें या फिर अन्य स्टॉक्स को देखें, इनका जो प्राइस एक्शन है बढ़िया देखने को मिला। और साथ में आप देखें तो बढ़िया बात यह है कि जो ट्रेड डील वाले सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, इनमें लगातार दूसरा दिन है खरीदारी का।
आप टेक्सटाइल को देखें, अवंती फीड्स है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में है, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज़ या फिर आप एपेक्स फ्रोजन फूड्स को देखें, इन सभी स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी नजर आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप सभी तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर रहा है। या तो कंपनी डेटा शेयरिंग बंद करे या फिर भारत छोड़ने के लिए तैयार रहे। इसी पर करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बजट के बाद से ही बाजार का फोकस डेटा सेंटर पर है। बजट में डेटा सेंटर को बड़ा बूस्ट दिया गया है। डेटा सेंटर के लिए ऐलानों को लेकर सरकार ने सफाई जारी की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जो बजट में डेटा सेंटर्स को लेकर जो टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया था, उसके बाद से जो विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियां हैं, उनको इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो देश में या भारत में काम करेंगी तो उनके ग्लोबल आमदनी पर टैक्स लग जाएगा। लिहाजा इसको लेकर जो वित्त मंत्रालय के सूत्र हैं उसने इसको क्लैरिफाई किया है और ये साफ कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का इरादा, जितनी भी विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, अगर वो भारत में काम करती हैं तो उनकी आमदनी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो विदेशी आमदनी है, ग्लोबल आमदनी है, उस पर भारत का टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है, बशर्ते वो 4 शर्तों को पालन करती हो। और जो 4 शर्त बताए गए हैं, उस 4 शर्त में सबसे पहला शर्त यह है कि वो कंपनी नोटिफाइड होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि जिस डेटा सेंटर से वो सर्विस लेंगी वो कंपनी भारतीय होनी चाहिए, यानी उसका संचालन भारतीय कंपनी करना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि वो मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए नोटिफाइड हो, यानी कि अप्रूव्ड होनी चाहिए कंपनी। और चौथी और सबसे अहम शर्त यह है कि जो रीसेलर सर्विस है वो भी भारतीय कंपनी होनी चाहिए, यानी रीसेलर सर्विस भी भारतीय कंपनी के द्वारा ही दी जानी चाहिए। तो अगर ये 4 शर्तों को कोई भी विदेशी क्लाउड सर्विस कंपनी फुलफिल करती है तो उसको जो टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है 2047 तक, यानी अगले साल से लेकर 2047 तक कोई भी कंपनी, अगर विदेशी क्लाउड कंपनी भारत में काम करती है तो उसको पूरी तरह से टैक्स हॉलिडे यानी कि टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। लेकिन जो शर्तें हैं उस शर्त को माननी पड़ेगी। और लेकिन सरकार की तरफ से भी सफाई आई है कि उनके ग्लोबल आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके जो आमदनी है उसका हिसाब किताब यहां पर इंडिया में अलग रहे, बाहर का अलग रहे। लिहाजा इसको लेकर कोई कंफ्यूजन न हो। तो ये सफाई, और काफी अहम सफाई, वित्त मंत्रालय के सूत्रों द्वारा जारी की गई है। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बसें अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही हैं? जी हां, लंबी दूरी की इंटरसिटी यात्राओं के लिए भी इलेक्ट्रिक विकल्प सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वोल्वो आइशर और लीफी बस ने लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक स्लीपर बस लॉन्च की है। यह बस सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में चार्ज होकर 330 किलोमीटर तक चल सकती है। इस नई बस का जायजा लिया है संवाददाता रोहन सिंह ने। इलेक्ट्रिक बसेस अब सिर्फ सिटी ट्रैवल नहीं बल्कि इंटर सिटी ट्रैवल, लॉन्ग हॉल ट्रैवल को भी पावर कर रही है। और इसी का एग्जांपल है यहाँ पे वोल्वो आइशर और लीफी बस ने मिलकर इस इलेक्ट्रिक बस को बनाया है। और इसके अगर डायमेंशंस की बात करें, बहुत लंबी बस है ये, 13.5 मीटर की ये बस है। अगर इसके बाकी डायमेंशंस को देखें तो इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो भी लगभग 4 मीटर की है। इसका विड्थ अगर देखें लगभग 2500 mm का है। तो कई सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। और इसमें सबसे जो खास बात है, इसका बहुत ही एफिशिएंट बैटरी पैक, ये LFP टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। इसका जो बैटरी पैक है लगभग 400 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1.5 से 2 घंटे में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। और अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये एक बार पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो लगभग 330 किलोमीटर तक जो है वो चल सकती है। इसका पूरा ख्याल रख रहा है। और दूसरी चीज ये जो इसको अलग बनाती है बाकी बसेस से, वो है इसके सेफ्टी फीचर्स। इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं जो इस सेगमेंट में पूरी तरह से पहली बार रखे गए हैं। अगर बैटरी जो है ओवर हीटिंग हो जाती है तो उसमें अपने आप ये कट ऑफ हो जाता है। हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे बैटरी की ओवर हीटिंग की मामले आए हैं, तो उसका यहाँ पे पूरा ख्याल रखा है। साथ ही अगर आप इस पूरे कंसोल को देखें ड्राइवर के, तो ड्राइवर कंफर्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। जो सीट है, एयर सस्पेंशन सीट यहाँ पे रखी गई है। 360 डिग्री के कैमरास हैं यहाँ पे जो पूरी तरह से रखे गए हैं। और ये सारे जो स्विचेस हैं बहुत ही कंफर्टेबल स्मार्ट स्विचेस रखे गए हैं। लेकिन साथ ही जो पैसेंजर कंफर्ट की बात करें तो ये पूरी तरह से एक स्लीपर बस बनाई गई है। और आमतौर पे स्लीपर बसेस में जो ऊपर की साइड होती है, यहाँ पे आपको
काफी लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हाइट इतनी काफी है कि किसी को दिक्कत ना हो। साथ ही हर इसके साथ आप देखेंगे एम्बियंट लाइटिंग का यहाँ पे ख्याल रखा गया है, तो इसे काफी अच्छा कंफर्टेबल तरीके से बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। साथ ही इसे जो लेटेस्ट मॉर्थ के स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी के, उसके हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ ना तो किसी तरह की ओवर हीटिंग के मामले आए और लॉन्ग डिस्टेंस में कंफर्टेबल तरीके से लोग ट्रैवल कर पाए। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए, तो आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।